ध्यान सिंह हरि सिंह के कारिंदे को साथ लिए शराब लेने के लिए रवाना हो गया। उसके जाते ही मैं अपने मेजबान की तरफ मुतवज्जे हुआ और पुरजोश लहजे में बोला, मेरा नाम शमशेर सिंह है हरि सिंह जी। मैंने अपने भांजे ध्यान सिंह से झूठ नहीं बोला। जब से मेरी तुमसे मुलाकात हुई है मुझे तुम्हारी हर बात सुनकर अपनेपन का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे तुम्हारी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज मेरे दिल की आवाज है। मैंने अपने शहद में लिथड़े अल्फाज का असर जांचने के लिए हरि सिंह के तासुरात का बगौर जायजा लिया। मुझे भांपने में जरा भी मुश्किल पेश न आई कि मेरी दादो तहसीन से हरि सिंह का चेहरा खुशी से खिल उठा है, मगर मुझे बखूबी इदराक था कि मुझे अपनी पसंदीदगी की मजीद ठोस वजूह बयान करना चाहिए। लिहाजा मैंने अपनी दास्तान तराजी की पोटली खोल दी। कहा, बात यह है हरि सिंह बाजी, मैं 30 साल पहले आवारागर्दी करने के लिए घर से भागा था और 3-4 साल पहले ही अपने घर वालों के पास लौटा हूँ। होश संभालने के बाद से पीना पिलाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक रहा है, मगर इतने बरसों में तुम जैसा शराबों का माहिर मैंने कोई और नहीं देखा। मेरी बात सुनकर हरि सिंह गोया खुशी से झूम उठा। फिर मेरा शाना थपथपाकर बोला, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है शमशेर सिंह जी। सच बताऊं तो मुझे भी शहर शहर बस्ती बस्ती घूमने का बहुत शौक है। मेरा बापू थानेदार होता तो हो सकता है मैं भी तुम्हारी तरह बंजारों वाली जिंदगी गुजारने घर से निकल जाता, मगर बापू ने डंडे के जोर पर मुझे पढ़ाई से हटने नहीं दिया और पहले देहरादून के मिशनरी स्कूल में और फिर वहीं की मिलिट्री एकेडमी में डाल दिया। उसकी बात सुनकर मैं चौंका। कहा, तो क्या तुम फौजी अफसर रह चुके हो हरि सिंह भैया? मेरी बात सुनकर वो हंसा। बोला, अगर फौज वाले मुझे सीधा करने में कामयाब हो जाते तो जरूर बन जाता, मगर पूरा जोर लगाने के बावजूद वो मेरी अय्याशी और मस्त जिंदगी जीने की आदत छुड़ा सके और न पीने की लत। डिसिप्लिन तोड़कर रात को गायब रहने पर रोज सुबह सजा मिलती, मगर रात होते ही मैं फिर किसी लड़की को साथ लिए रात देर तक बार में बैठा होता। आखिर तंग आकर उन्होंने मुझे पक्की छुट्टी देकर गुरदासपुर वापस भेज दिया। ये कहकर उसने जोर का कहका लगाया। मैंने हंसने मुस्कुरात दिया। फिर कहा, तुम्हारी जिंदगी की दास्तान तो मेरे अंदाजे से ज्यादा मजेदार है हरि सिंह भैया। अब ये भी बता दो कि तुम्हारे थानेदार अब्बा ने इस तरह घर वापसी पर तुमसे क्या सलूक किया? हरि सिंह एक बार फिर हंसा और फिर संजीदा होते हुए बोला, बापू नाराज तो बहुत हुआ, मगर उसे पहले से मेरी जो शिकायत मिल रही थी उनसे उसे पहले से अंदाजा हो गया था कि फौज की फील्ड मेरे मिजाज के खिलाफ है। इसलिए उसने डांट डपट करने के बाद पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं कहना तो ये चाहता था कि इसी तरह अय्याशी में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मगर फिर सियासत से काम लेते हुए कहा कि मुझे पढ़ने के लिए लंदन भिजवा दो। बस जी, बापू ने मेरी बात मान ली और इस तरह मेरी अय्याशी में जिंदगी गुजारने की आरजू पूरी हो गई। हरि सिंह के लहजे में दर आने वाली बेतकल्लुफी और यगानगत बता रही थी कि उसका दिल जीतने की मेरी कोशिश कामयाब हो गई है। लिहाजा मैंने गुफ्तगू अपने असल मकसद की तरफ लाते हुए कहा, तो फिर हिंदुस्तान वापसी कैसे हुई और ये नायाब शराबों का धंधा कैसे शुरू किया? उसने कदरे संजीदा होते हुए कहा, ये तो तुम्हें बता ही दिया कि पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना तो बहाना ही था, असल मकसद तो अय्याशी ही था। मगर फिर वहां मुझे रईस घरानों के दोस्तों की सोहबत मिली तो मेरा पीने का ज़ौक नफीस से नफीस होता चला गया और मुझ पर आला दर्जे की शराबें पीने का जुनून सवार हो गया। बापू अपने इकलौते बेटे की हर हसरत पूरी करने पर यकीन रखता था, इसलिए खुला खर्चा भेजता था। इसी तरह पीते पीते मैं शराबों का माहिर बन गया। फिर बापों के स्वर्ग रवाना होने के बाद यहाँ उनकी जगह जमींदारी संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। फिर मैं दूसरे शौकीनों के लिए भी आला दर्जे की शराबें मंगवाने लगा और रफ्ता रफ्ता ये मेरा कारोबार बन गया। मैंने तारीफ भरे लहजे में कहा, तुम्हारी जिंदगी की कहानी तो कमाल है हरि सिंह पाजी, इस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। मुझे यकीन है तुम जैसे सोहने बंदे की जीवन कथा में दिल पिघला देने वाली प्रेम कहानियों की भी कमी नहीं होगी। मेरी तरफ से खूब सोच समझ कर फेंका गया तुरुप का ये पत्ता भी काम दिखा गया। जाहिर है किसी गैर मामूली मामले के अलावा हर बंदा वजी और शकील हो या मामूली शक्ल सूरत का, जिंदगी के रंगीन दौर में किसी न किसी रोमानवी वारदात से तो दो चार हुआ ही करता है और अपनी कामयाब या अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र तो लगभग हर मर्द का महबूब मशगला होता है। और मेरे लिए समझना मुश्किल न था कि हरि सिंह जैसी जिंदगी गुजारने वाले शख्स की जिंदगी तो इस हवाले से रेगिस्तान हो ही नहीं सकती। मेरी बात पूरी होते ही हरि सिंह ने नशीले से लहजे में कहा, तुमने पहली ही मुलाकात में मुझे हैरान कर दिया शमशेर भैया। यूं लगता है जैसे वाहे गुरु ने तुम्हें दिल का हाल पढ़ने की शक्ति दे रखी है, साथ ही साथ तुम दूसरों का दिल जीतने में भी चैंपियन हो। मैं किसी भी नए बंदे से पहली मुलाकात में ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं होता, मगर तुम तो बगैर कुंडी खटखटाए दिल में घुस गए हो पाजी। कहाँ से सीखा है लोगों को राम करने का ये मंत्र? ये सुनकर मैंने खुलकर कहकहा लगाया और फिर दोस्ताना लहजे में कहा, यार तुम्हें शायद यकीन ना आए,
मगर मैं भी बहुत कम लोगों से दिल की बात करता हूँ और मेरा भांजा ध्यान सिंह गवाही देगा कि मैं अपने जानने वालों में चंद ही लोगों को मुंह लगाता हूँ। मगर तुमसे मुलाकात होते ही मुझे लगा कि मैं अपनी ही तस्वीर से मुलाकात कर रहा हूँ और फिर इस कशिश की वजह भी मालूम हो गई कि हम दोनों में बहुत कुछ एक जैसा है। अब तो तुम मुझे न भी कहो तो मैं वक्त मिलते ही तुम्हारे दीदार के लिए यहाँ का चक्कर लगाने का कोई मौका जाया नहीं करूंगा और मैं बस वाहेगुरु से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि तुम मेरी किसी बात से नाराज होकर मुझे यहाँ आने से मना न करोगे। मेरी बात सुनकर हरि सिंह ने मुझे वालेहाना अंदाज में गले लगा लिया। बोला, कैसी बातें करते हो यार, तुम जैसे दिलजीत बंदे को मिलने से कौन मना कर सकता है। जब दिल चाहे आ जाओ, बल्कि हो सके तो रोज आ जाया करो। पठानकोट यहाँ से कोई ज्यादा दूर थोड़ी है। फिर उसने कुछ संजीदा होते हुए कहा, सच बताऊं यार, यूरोप से वापस आने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे लिए अब हिंदुस्तान में रचना बसना कितना मुश्किल है। दिल्ली, कलकत्ते या बंबई जैसे बड़े और निस्बतन मॉडर्न शहरों में तो शायद मुझे इतनी अजनबियत का एहसास न होता, मगर गुरदासपुर तो लंदन और पेरिस वगैरह के मुकाबले में बिल्कुल देहात है और यहाँ के रहने वालों में से अक्सर की ज़हनी सतह किसी विलायती गाय से बस जरा ही बेहतर है। बहुत दिनों में जाकर मेरे 3-4 दोस्त बने हैं, जिनमें से संपत मेरे सबसे करीब है। मगर लगता है वाहिगुरु की कृपा से अब मुझे बिलाखिर एक पक्का और सच्चा दोस्त मिल गया है। ये सुनकर मैंने उसका दायां हाथ दोनों हाथों में थाम कर गर्मजोशी से दबाते हुए कहा, बहुत शुक्रिया यार, सचमुच दिल खुश कर दिया तुमने तो। रोज तो नहीं, छुट्टी वाले दिन हाजिरी लगाने की कोशिश करूंगा तुम्हारे दौलत खाने पर। मेरी बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया। मैंने हैरानी से उसे देखा तो उसने कहा, मुझे दोस्त बनाकर तुम फंस गए हो यार जी, अब तुम्हें मेरी मर्जी पर चलना पड़ेगा। इतना कहकर वो शरारत से मुस्कुराया। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा तो वो धीरे से हंसा। बोला, तुम्हें छुट्टी वाले दिन नहीं, इससे पहले वाले दिन यानी शनिचर की शाम को यहाँ आना पड़ेगा ताकि हम सारी रात मौज मस्ती करें। फिर अगले दिन जी भर कर सोने के बाद इतवार की रात फिर महफिल जमा सकें। मैंने हंसते हुए कहा, लगता है तकदीर ने मेरी जीवन भर की हसरतें निकालने के लिए तुमसे टकराया है। ठीक है यार जानी, जैसा तुम्हारा हुक्म। हरि सिंह ने कहा, तो फिर हुक्म ये है कि परसों यानी शनिचर की शाम तुम काम से छुट्टी होते ही सीधे पहुंचोगे। हम सूरज ढलते ही अपनी महफिल जमाएंगे। अगर तुम चाहो तो मैं संपत को भी बुला लूं, वरना सिर्फ हम दोनों मिलकर मौज मस्ती करेंगे। मैंने इस सवाल का जवाब पहले से ही सोच रखा था। कहा, ऐसा करो तुम संपत को और चाहो तो मजीद दोस्तों को भी इतवार की शाम बुलवा लेना। हफ्ते की शाम सिर्फ हम दोनों होंगे। मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए बेताब हूँ और अपने बारे में भी बताऊंगा। कोई और हमारे साथ हुआ तो हम खुलकर बात नहीं कर सकेंगे। क्या ख्याल है? हरि सिंह ने पुरजोश लहजे में कहा, तुमने एक बार फिर मेरे दिल की बात कह दी। संपत बहुत खुश मिजाज और खुल्ला डुल्ला बंदा है। उसके साथ वक्त गुजारने में मजा आता है, मगर उसके मिजाज में थोड़ा तीखापन है। बाज़ औक़ात किसी मामूली सी बात पर भी हत्थे से उखड़ जाता है और कभी कभी तो बदतमीजी और गाली गलोच पर भी उतर आता है। ये ठीक है कि वो मेरी अच्छी खासी कड़वी बात भी बर्दाश्त कर लेता है, मगर मैं चाहता हूं कि एक दूसरे से अच्छी खासी वाकफियत और बेतकल्लुफी होने तक तुम दोनों ज्यादा वक्त एक साथ न गुजारो। उसने तुमसे कोई उल्टी सीधी कह दी तो खामखा मुझे उसे सीधा करना पड़ जाएगा। थोड़ा सरफिरा बंदा है, खामखा दोस्ती खराब हो जाएगी। हरि सिंह की ये बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया, यानी मेरा दाव चल गया था। उस जैसा घाग शख्स भी पहली ही मुलाकात में मुझे अपने देरीना दोस्त पर फौकियत देने का इकरार कर रहा था। इस दौरान में मेरा जहन अपने फर्जी आवारा गर्द माजी के बारे में ऐसे किस्से तराश रहा था जिन्हें सुनकर हरि सिंह पूरी तरह ज़ेर हो जाए। दरअसल मैंने जब ध्यान सिंह से हरि सिंह के आला दर्जे की शराब की स्मगलिंग के धंधे के बारे में पहली बार सुना था, तभी से मुझे उसमें जबरदस्त दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मैं थोड़ा सा दिमाग लड़ाते ही इस नतीजे पर पहुंचा था कि अगर मैं इस शख्स को अपनी दोस्ती के जाल में फंसा लूं तो ये कई तरह मेरे काम आ सकता है। एयरफोर्स और आर्मी में ऊंचे रैंक वाले अफसरों को हरि सिंह से हासिल करदा आला दर्जे की शराब बतौर तोहफा पेश करके उनसे मरासिम बढ़ाना तो महज इब्तदाई फायदा था। हम अभी वीकेंड पर अपनी मस्ती भरी मुलाकात की इब्तदाई तफसीलात तय कर रहे थे कि ध्यान सिंह वापस लौट आया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने हरि सिंह को शराब के दाम अदा करते हुए गर्मजोशी से शुक्रिया अदा किया। फिर उसने मुझे बताया कि फ्रांसीसी कॉन्यक शराब की दोनों बोतलें गाड़ी की डिग्गी में महफूज हैं और अब हमें फौरन यहाँ से चल देना चाहिए। हरि सिंह ने मुझे इतनी गर्मजोशी और मोहब्बत से रुखसत किया कि ध्यान सिंह हक्का बक्का रह गया। लिहाजा गाड़ी में बैठते ही उसने हैरानी का इजहार कर डाला। बोला, ये क्या चक्कर है मामा जी, मेरी 20-25 मिनट की गैर हाजिरी में तुमने शराब के इस घाग व्यापारी बल्कि स्मगलर पर कौन सा जादू कर दिया। ये तो तुमसे ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे तुम इसके लंगोटिया यार हो।
इतना जोर देकर दोबारा मिलने का कह रहा था जैसे इस मुलाकात में इसकी जान अटकी हुई हो। उसकी बात सुनकर मैं हंसा। कहा, ऐसा ही समझ लो भांजे, मैं खुद भी इससे जल्द से जल्द दोबारा मिलने के लिए बेताब हूँ। यूं समझ लो कि हरि सिंह ने अपनी बातों और बर्ताव से मेरा दिल जीत लिया है और हम इस छोटी सी मुलाकात में ही एक दूसरे के जिगरी दोस्त बन गए हैं। मेरी बात सुनकर उसने हैरानी से मुझे देखा और फिर यकलख्त मुस्कुराते हुए बोला, मामा जी, तुम्हारे बारे में तो मैं जानता हूँ कि तुम अपने मीठे बोल और अक्ल वाली बातों से दिल जीत लेने के माहिर हो। हमारी मुलाकात कौन सा 2-4 साल पुरानी है, मगर अब तुम भाई ज्ञान सिंह के बाद मेरे सबसे करीब और सबसे अजीज हो गए हो। मगर हरि सिंह ने इस थोड़ी सी देर की मुलाकात में तुम्हें क्या घोल कर पिला दिया है कि तुम भी मुसलसल उसकी ही माला जप रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मामला अल्फाज में बताना मुश्किल है भांजे। बस यूं समझ लो कि बाज लोग पहली मुलाकात में ही दिल में उतर जाते हैं। पहली नजर में प्रेम हो जाने का तो तुमने सुना ही होगा। वो कौन सा अक्ल की तराजू में पूरी होने वाली बात है, मगर मेरा तजुर्बा है और तुमने औरों से भी सुना होगा कि दिल के सौदे इसी तरह के होते हैं, जैसे सदियों से बिछड़ी रूहें अचानक मिल गई हों। मुझे हरि सिंह पहली नजर में बहुत अच्छा लगा था और उसके खरे खुले डुल्ले स्वभाव, मीठी बोलचाल और खुलूस ने मेरा दिल जीत लिया। उसे भी शायद मैं अपने जैसा ही लगा हूंगा, इसलिए हमें एक दूसरे का जिगरी यार बनने में देर नहीं लगी। ध्यान सिंह ने पुरजोश लहजे में कहा, हरि सिंह का तो मुझे इतना नहीं पता मामा जी, मगर तुम बिल्कुल ऐसे ही हो। मुझे खुशी है कि इस अजनबी इलाके में तुम्हें एक गहरा दोस्त मिल गया। मैंने जवाब में कहा, हरि सिंह से मेरी दोस्ती हमारे कारोबार के लिए भी फायदेमंद है भांजे। उसके जरिए हमें आज जैसे मौकों के लिए मुनासिब कीमत पर नायाब शराब तो मिलेगी ही, उसके जरिए हमें अपने कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। अपने धंधे की वजह से उसके जाने कितने ऊंचे ओहदे वाले अफसरों और रईसों से ताल्लुकात होंगे। पता नहीं तुमने इस बारे में सोचा या नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भाइयों का कारोबार सिर्फ लेबर सप्लाई के ठेकों तक महदूद न रहे, बल्कि तुम लोग बाकायदा कंस्ट्रक्शन के भी ठेके लेने लग जाओ। असल कमाई तो इस धंधे में है। मेरी बात सुनकर ध्यान सिंह चौंका और फिर कुछ सोच कर बोला, मगर ये कैसे मुमकिन है मामा जी? इसके लिए तो बाकायदा कंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी पड़ती है, जिसका लाइसेंस लेने के लिए रवि भागवत की तरह सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है। मैंने इस सवाल का जवाब पहले ही सोच रखा था। कहा, भांजे, कारोबारी दुनिया में हर मसले का हल ढूंढना ही कामयाबी दिलाता है। मैं कह रहा हूं कि तुम पहले सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लो और फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए लाइसेंस की दरखास्त दो। ये दरखास्त रवि भागवत या वैसा ही कोई सिविल इंजीनियर जमा करवाएगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि वो तुम्हारी कंपनी का एक डायरेक्टर या पार्टनर होगा, जबकि इस कंपनी यानी ज्ञान एंड ध्यान ब्रदर्स की असल बागडोर तुम दोनों भाइयों के हाथ में होगी। समझ में आई मेरी बात? मेरी बात पूरी होने से पहले ही ध्यान सिंह का चेहरा खुशी और जोश के मिले जुले जज्बात से सुर्ख हो चुका था। उसने जज्बात की शिद्दत से हकलाते हुए कहा, तुमने तो कमाल की बात कर दी मामा जी। ये बात तो 100 साल भी हमारी अक्ल में नहीं आ सकती थी। मैं सुबह मजीद लेबर भर्ती करने के लिए ज्ञान भाई के पास तो जा ही रहा हूँ। सबसे पहले यही बात करूंगा उससे। मैंने कहा, हाँ, अगर ज्ञान सिंह भांजे को मुझसे मजीद कुछ बात करनी हो तो शाम के बाद दफ्तर के फोन पर कॉल करवा देना। वो अगर चाहे तो कानूनी पहलू पर अपने वकील से भी मशवरा कर सकता है। ध्यान सिंह ने मेरी तायद की। सूरज कभी का ढल चुका था और हर गुजरते लम्हे के साथ रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था, मगर ध्यान सिंह खासी तेज रफ्तारी से गाड़ी पठानकोट की तरफ भगाए जा रहा था। उसका मिजाज गैर मामूली हद तक खुशगवार था और हम हंसी मजाक करते जा रहे थे। हम 8 बजे से भी पहले पठानकोट में दाखिल हो गए। उसने शाहराह से गाड़ी ढिंगू रोड पर मोड़ ली। तब मैंने पूछा, भांजे, क्या तुम पहले रवि भागवत जी के ठिकाने पर जा चुके हो? उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, जा तो चुका हूँ, मगर मुझे फिर भी रास्ता पूछना पड़ेगा। वैसे उसका पता बहुत आसान है, सारा पठानकोट जानता है। उसकी बात मुझे कुछ समझ न आई, मगर तभी उसने गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ऑटो रिक्शे के पास रोक दी और ड्राइविंग सीट पर बैठे अपने हम मजहब नौजवान को मुखातिब करके सत श्री अकाल कहा। उसे पुरजोश अंदाज में जवाब मिला। ध्यान सिंह ने दोस्ताना लहजे में कहा, ये बताओ जवान के श्री गुरु नानक देव सभा का गुरुद्वारा यहाँ से किस तरफ पड़ेगा? नौजवान रक्षा ड्राइवर ने जोशीले लहजे में बताया कि हम गुरुद्वारे से ज्यादा दूर नहीं हैं। अगर हम सीधा आगे बढ़ते रहें तो कोई 2 फरलांग बाद एक चौड़ी पक्की गली बाईं तरफ मुड़ती नजर आएगी। उस पर कोई 150 गज आगे जाते ही बाईं तरफ हमारा मतलूबा गुरुद्वारा आ जाएगा। उसने साथ ही गुरुद्वारे में उसकी तरफ से 1 रुपए के साथ अरदास करने की दरखास्त की। उसने जेब में हाथ डालकर 1 रुपया भी फौरन ही निकाल कर ध्यान सिंह के हवाले कर दिया। मुझे लगा कि ध्यान सिंह ने बादल नखास्ता ही रुपया कबूल किया है। गाड़ी आगे बढ़ाते ही उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इससे तो रास्ता पूछना गले पड़ गया। हम कोई गुरुद्वारे हाजिरी देने थोड़ी जा रहे हैं।
मेरी नजरों में सवाल भांप कर उसने कहा, असल में इंजीनियर रवि भागवत की कोठी गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने है। मैंने तो इसलिए गुरुद्वारे का पता पूछा था। उसकी बात सुनकर मैंने कहका लगाया, कहा चलो खैर है यार, आज तो वाकई मौका नहीं मिलेगा। अगली बार आएंगे तो पहले गुरुद्वारे में हाजिरी देंगे। बस ये रुपए की उधार भेंट याद रखना। ध्यान सिंह ने हाँ में सर हिलाया। इस असना में हम रक्षा ड्राइवर की बताई हुई गली के सिरे पर पहुंच चुके थे। ध्यान सिंह ने गाड़ी गली में मोड़ी। कुछ ही देर में हम एक आलीशान गुरुद्वारे के पास से गुजरे और उसके सामने मौजूद बागीचे के दूसरी तरफ वाक़े एक जदीद तर्ज की कोठी के फाटक पर पहुंच गए। मैंने देखा वो आलीशान कोठी अंदर बाहर से कुमकुमों से जगमगा रही थी। हम दोनों गाड़ी एक तरफ खड़ी करके कोठी के आहनी फाटक पर पहुंचे और इत्तलाई घंटी का बटन दबा दिया। अंदर कहीं से मुतरन्नम सी जलतरंग सुनाई दी। कोई आधे मिनट इंतजार के बाद मैं दोबारा घंटी का बटन दबाने ही वाला था कि फाटक का बगली दरवाजा खुला और एक लंबे तरंगे गुरखे दरबान ने बाहर निकलकर मोहतात नजरों से हमारा जायजा लिया। मुझे वो किसी हथियार से लैस नजर ना आया, मगर मैं कयास लगा सकता था उसने अपनी राइफल या शॉटगन शायद फाटक के साथ वाली दीवार के साथ खड़ी कर रखी होगी। भारी मूंछों वाले दरबान की सवालिया नजरों के जवाब में ध्यान सिंह ने कहा, मैं ध्यान सिंह हूँ, रवि भागवत जी का लेबर कॉन्ट्रैक्टर। मैं उनकी खैरियत पूछने आया हूँ। उनकी तबीयत अब कैसी है और क्या हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं? दरबान इस दौरान में बगौर हमारा और ध्यान सिंह की फिएट गाड़ी का जायजा ले चुका था। उसने किसी फैसले पर पहुंचकर टूटी फूटी हिंदी में कहा, आप लोग ठहरे, मैं इंजीनियर साहब को आपके आने की इत्तला देता हूँ। आगे जो उनका हुक्म। ध्यान सिंह ने हाँ में गर्दन हिलाई और गुरखे के अंदर जाते ही गाड़ी की डिग्गी की तरफ बढ़ा। वो वापस लौटा तो उसने एक हाथ में एक गुलदस्ता और दूसरे में खाकी कागज का बड़ा सा पुड़ा उठा रखा था। वो मेरे अंदाजे से ज्यादा समझदार साबित हो रहा था। मैंने बोतल वाला पुड़ा उससे ले लिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि हमें खुले दरवाजे की तरफ से आहट सुनाई थी और फिर गुरखे की जगह छरेरे जिस्म और अधेड़ उम्र का एक गोरा चिट्टा क्लीन शेव शख्स दिखाई दिया। उसने शबखाबी का गाउन और पाजामा पहन रखा था। ध्यान सिंह को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और उसने गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, वेलकम माय डियर ध्यान सिंह, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं एहसानमंद हूँ कि तुम मेरी खैरियत पूछने के लिए आए हो। वो हिंदी बोल रहा था मगर मुझे उसके लहजे में गोरों वाला कच्चापन महसूस हुआ। अलबत्ता मुझे उसके अंदाज में कोई बनावट महसूस नहीं हुई। ध्यान सिंह ने गुलदस्ता उसके हवाले किया और हिंदी पर हद्दुल इम्कान महारत से हाथ साफ करते हुए बताया कि वो तबीयत की खराबी की वजह से रवि भागवत की गैर हाजिरी की वजह से फिक्रमंद हो गया था, लिहाजा उसकी मिजाज पुरसी का प्रोग्राम बना लिया। फिर उसने मुझे मुतारिफ करवाया। बोला, ये मेरे मामा जी शमशेर सिंह हैं, बहुत पढ़े लिखे और जहां दीदा इंसान हैं। ज्ञान सिंह ने इन्हें दिल्ली से मेरा हाथ बटाने के लिए बुलवाया है और अब ये हमारे मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। लेबर संभालना अब इनकी जिम्मेदारी है। मैं इन्हें खास तौर पर आपसे मिलवाने लाया हूं क्योंकि अब यही साइट पर लेबर को सुपरवाइज करेंगे और ज्यादातर आप दोनों ही का आपस में राब्ता होगा। इस दौरान में रवि भागवत मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिला चुका था और अभी तक मेरा हाथ उसी के हाथ में था। उसने आंखों में आंखें डालकर मुझे जरूर टटोला था मगर उसके अंदाज में यगानगत थी। मेरे पहले तासुर के मुताबिक वो काफी खरा इंसान था। ये मिजाज गालिबन गोरों की सोहबत में काफी वक्त गुजारने का नतीजा था। मैंने उसकी तरफ से मुसरत के इजहार पर उसी तरह के मुनासिब जवाबी कलिमात अदा किए और शराब वाला लिफाफा उसे थमा दिया। रवि भागवत ने अच्छा खासा भारी लिफाफा संभालते हुए हैरत भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने मौके से फायदा उठाते हुए उसे शीशे में उतारने की मुहिम की इब्तिदा इन अल्फाज से की, रवि जी, ध्यान भांजे ने आपकी शख्सियत की तारीफों के पुल बांधते हुए पीने के मामले में आपके आला ज़ौक़ का खास तौर पर जिक्र किया। इस पर हमने फैसला किया कि आपकी मिजाज पुरसी के लिए मुलाकात के मौके पर एक ऐसा तोहफा आपकी खिदमत में पेश किया जाए जो आपके हुस्न ज़ौक़ के शायान शान हो। अंदर चलकर मुलाहिजा करें, मुझे उम्मीद है हमारा इंतखाब आपको पसंद आएगा। रवि भागवत ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और हमें साथ लिए कोठी में दाखिल हो गया।